हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। चलिए आज आगे की तरफ देखते हैं, आगे जो हमारे अगले क्वेश्चन आंसर्स हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण की मदद से समझाइए न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण जो रिएक्शन है। उदासीनीकरण रिएक्शन को जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो कैसे समझाएंगे उदासीनीकरण रिएक्शन को? देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उदासीनीकरण वाला जो पार्ट था, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला जो पार्ट था, उसको जो है हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि उदासीनीकरण होता कब है? जब अम्ल और क्षारक के बीच में क्या होता है रिएक्शन, यानी कि जब हम अम्ल को और क्षारक को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? न्यूट्रलाइज हो जाता है दोनों। और क्या क्या रिएक्शन, क्या अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है नमक, पानी, और वहां से जो है ऊष्मा निकलती है, यानी कि सॉल्ट, वाटर और हीट वहां से इवॉल्व होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आइए उसी को हम डिस्कस करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? एसिड और बेस के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में कि अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है एसिड यानी कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड का जो एसिडिटी होती है और बेस की जो बेसिसिटी होती है, तो एसिड और बेस दोनों का ही इफेक्ट क्या हो जाता है? आपस में खत्म हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है? सॉल्ट यानी कि नमक और पानी हमें प्राप्त होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक गिव्स नमक प्लस पानी प्लस ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है? यहाँ पर इवॉल्व होती है। तो इस प्रकार जो है हम ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो इसको हम चाहे तो ये लिख दिए कि ये क्या है हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है, एक बेस है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है। ठीक है, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि नमक। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। यहाँ पर वाटर यानी कि पानी, जिसको हम जल बोलते हैं। जल, और यहाँ पे ऊष्मा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अब आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, यानी कि अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर जो है सॉल्ट और वाटर यानी कि नमक और जल जो है फॉर्म होता है, और साथ में जो है ऊर्जा के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस प्रकार जो ये रिएक्शन है ये आप लिख लेंगे। फिर चलिए अब आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
ठीक है। नमक यानी कि जिसे हम लवण भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट भी कहते हैं, लवण बोलते हैं, नमक हम बोल सकते हैं, या हम इसे डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड हम इसे बोलते हैं यहाँ पे NaCl को, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ, ठीक है। गलत सही आपको बताना है। चलो, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड होती है, क्या वो लाल लिटमस को नीले में चेंज करती है? लाल को नीला में चेंज करती है एसिड। देखो ये नाइट्रिक एसिड क्या है? एक तरह की एसिड यानी कि अम्ल है, ठीक है। अब अम्ल जो होता है हमारा, अगर हम अम्ल देखें, नाइट्रिक एसिड यानी कि एक तरह का क्या है? अम्ल है, ठीक है। अब अम्ल जो है वो क्या करता है? वो किसमें चेंज, देखो अम्ल यानी कि एसिड, एसिड यानी कि डेंजर, डेंजर यानी कि रेड, ठीक है। अम्ल यानी कि एसिड, एसिड क्या होता है? बहुत ही डेंजर होता है, डेंजर का साइन होता है रेड, लाल। इस तरीके से हमने इसको याद किया था, ठीक है। चलो, तो यानी कि जो अम्ल होता है उनका रंग क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए, यानी कि वो नीले लिटमस से लाल में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर तो उल्टा लिखा है कि लाल लिटमस ब्लू को चेंज करता है वो, यानी कि लाल से नीला चेंज होता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा, वो नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है, लाल को नीले में नहीं चेंज करता, नीले को लाल में चेंज करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये हो गया फॉल्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हम जिसको बोलते हैं, टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि क्या है? एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH क्या है? बेस है, बेस यानी कि क्षारक है, ठीक है। अब बेस है, बेस यानी कि बी से शुरू होता है, तो इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए, यानी कि ये लाल लिटमस को नीले में चेंज करेगा। ये किसी भी मतलब ये लाल लिटमस को नीले में चेंज करेगा, नीला लिटमस होगा तो वो नीला ही रहेगा, तो यहाँ पे नीला कलर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो गलत बोल रहा है ना कि ये नीले को लाल में परिवर्तित करता है। क्या ये नीले को लाल में परिवर्तित करता है? नहीं, ये अभी भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये जो है लाल लिटमस को नीले में चेंज करता है, नीले से लाल में चेंज नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एसिड जो है वो नीले को लाल में चेंज करता है, और बेस जो है वो लाल को नीले में चेंज करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो हमारा होता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, NaOH। अगला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है न्यूट्रलाइज ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को उदासीन करते हैं, और जो है सॉल्ट यानी कि लवण और जल बनाते हैं। तो क्या ये सही बोल रहा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन करके जो है लवण और जल यहाँ पर बनाते हैं? तो क्या ये सही बोल रहा है? देखो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन करते हैं, और लवण और जल जो है फॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक। ठीक है, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं हमारे? इंडिकेटर किसे बोलते हैं हम? इंडिकेटर जो हमारे क्या होते हैं? सूचक होते हैं। क्या होते हैं? सूचक होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग रंग दिखाते हैं, अम्लीय और क्षारीय, क्षारकीय विलयन में अलग अलग रंग दिखाते हैं।
तो क्या सच में जो हमारा सूचक होता है, जो हमारे सूचक यानी कि इंडिकेटर होते हैं, वो अम्ल में और क्षार में अलग अलग रंग दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी सही है, क्योंकि वो दिखाते हैं ना अलग अलग रंग। जैसे अगर हम लिटमस लें, लिटमस भी क्या है, हमारा इंडिकेटर है। तो वो एसिड में क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, जबकि बेस में क्या होता है, बेस में लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो टूथ डिके है वो बेस की प्रेजेंस से होता है। टूथ डिके यानी कि दांतों में जो सड़न आती है ना, दांतों में जो सड़न आती है, क्या वो क्षार की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्षार की वजह से होता है? बताइए, होता है क्षार की प्रेजेंस से? नहीं, वो बेस की प्रेजेंस से नहीं होता। दांतों में सड़न आना बेस की प्रेजेंस से नहीं होता। चलिए, तो अब आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप जो है ये ट्रू फॉल्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो सारे समझ में आ गए कि दांत में जो सड़न है वो किसके कारण होती है, बेस के कारण नहीं होती। बेस के कारण नहीं होती तो किसके कारण होती है, एसिड के कारण होती है। देखो, सड़न होती है किसके कारण है वैसे, अगर किसी के दांत सड़ते हैं, अगर आप अपने आप सोचें, तो अगर दांत में सड़न है, ठीक है, दांतों में सड़न है, तो किस कारण हो रही है दांतों में सड़न, किस कारण होगी दांतों में सड़न? दांतों में सड़न का जो मेन जो कारण है वो क्या है, कि दांतों में क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो है दांतों को खराब करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से दांतों में सड़न आ जाती है। अब वो बैक्टीरिया आते कहाँ से, एसिड से आते हैं। ठीक है, एसिड की वजह से जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और जिस वजह से दांतों में सड़न आ जाती है। तो बेस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखो, दूरजी दूरजी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। ठीक है, तो दूरजी के पास उसके होटल में कुछ क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल है। क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन बदकिस्मती से ये जो बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, उनमें क्या है, कोई लेबल नहीं लगा हुआ। ठीक है, ही हैज टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। और दूरजी को जो है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको जो है ड्रिंक देनी है। ठीक है, एक कस्टमर को चाहिए एसिडिक ड्रिंक, जबकि दूसरे को चाहिए बेसिक, और तीसरे को चाहिए न्यूट्रल ड्रिंक, उदासीन ड्रिंक। ठीक है, तो दूरजी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, और कौन सी न्यूट्रल है? देखो, दूरजी के पास आए, एक है ये कस्टमर नंबर 1, एक कस्टमर नंबर 2, और एक है कस्टमर नंबर 3। ठीक है, दूर जी के पास 3 कस्टमर आए। ठीक है, 3 कस्टमर आए। अब पहले कस्टमर को चाहिए एसिडिक ड्रिंक, यानी कि जो अम्लीय ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए ना, सॉफ्ट ड्रिंक तो पता है सबको, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि जो हमारे शीतल पेय होते हैं। ठीक है, तो शीतल पेय चाहिए। ठीक है, तो वो शीतल पेय जो होते हैं, तो उनमें लिखा होता है, उनके जो बॉटल के बाहर होते हैं उनमें लिखा होता है कि ये एसिडिक है, अम्लीय है, क्षारीय है, या उदासीन है। ठीक है, लेकिन दूरजी के पास जो 3 बॉटल्स हैं, जो बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, उनमें नहीं लिखा हुआ कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है। तो पहला जो कस्टमर है उसको एसिडिक चाहिए, यानी कि अम्लीय बॉटल चाहिए। दूसरे को चाहिए बेसिक यानी कि क्षारीय, और तीसरे को चाहिए न्यूट्रल। तो दूरजी कैसे पता लगाएंगे कौन सी अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी न्यूट्रल है? अब देखो, अब जो ये बॉटल उनको चाहिए वो क्या है, एक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, खाने की चीज है। तो जो दूरजी है वो टेस्ट करके बता सकते हैं। तो दूरजी जो है, जब जिस बॉटल का स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, जो पियेंगे जिसमें स्वाद क्या आएगा, खट्टा आएगा, उससे उनको पता चल जाएगा वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, जिसमें स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। जिसमें स्वाद कड़वा होगा वो उन्हें पता चल जाएगा बेसिक है। और जिसमें क्या होगा, कुछ भी स्वाद नहीं होगा, वो उन्हें पता चल जाएगा उदासीन है। एक तो वो स्वाद की मदद से जो है तीनों बॉटल में आपस में भिन्न भिन्न बता सकते हैं कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, और कौन सी न्यूट्रल है। स्वाद की मदद से एसिडिक वाली होगी खट्टी, बेसिक वाली कड़वी, और न्यूट्रल वाली में कोई भी स्वाद नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात।
इसके अलावा और वो लिटमस की मदद ले सकते हैं। किसकी? लिटमस की। कौन कौन से लिटमस की? लाल लिटमस की और नीला लिटमस की, है ना। लाल लिटमस की और नीला लिटमस की मदद ले सकते हैं। तो जब वो तीनों में लाल लिटमस डुबाएंगे, तीनों में क्या करेंगे? लाल लिटमस डुबाएंगे। तो लाल लिटमस कुछ बूंदे डालेंगे, अगर लाल लिटमस में इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो एसिडिक वाले की लाल में कुछ बूंदे डालेंगे तो लाल का रंग लाल ही रहेगा। जब बेसिक के डालेंगे तो लाल का रंग नीला हो जाएगा, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये बेसिक ड्रिंक है, ठीक है। न्यूट्रल डालेंगे तो लाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीले लिटमस पेपर में जब एसिड की बूंदे डालेंगे तो उनमें क्या होगा? वो लाल में चेंज होगा। इसकी बूंदे डालेंगे नीले लिटमस पेपर में बेसिक की, तो वो नीला ही रहेगा। इसकी बूंदे डालेंगे तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जहां पर जिसमें लाल नीले से लाल रंग में परिवर्तित होगा वो हमारे एसिड होंगे। जहां पर लाल से नीला परिवर्तित होगा वो हमारे बेस होंगे। और तीसरा, जहां पर लाल और नीला दोनों लिटमस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उन्हें पता हो जाना चाहिए कि वो कौन सी हमारी उदासीन वाली ड्रिंक हमारी वो है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग मेथड हमने, इन दो मेथड से हम बता सकते हैं कि कौन सी ड्रिंक जो है दूर जी किसको सर्व करेंगे, ठीक है। कौन सी ड्रिंक जो है वो कौन से कस्टमर को देंगे। तो पहला हमने बताया कि टेस्ट से वो बता सकते हैं कि जिसका टेस्ट खट्टा होगा वो एसिडिक, कड़वा होगा वो बेसिक, कोई स्वाद नहीं होगा वो न्यूट्रल। अगला वो लिटमस पेपर से बता सकते हैं, जिसमें नीला से लाल अगर लिटमस पेपर होता है तो एसिडिक, लाल से अगर नीला लिटमस पेपर होता है तो बेसिक, और लाल और नीला दोनों लिटमस में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन सी होगी? हमारी उदासीन ड्रिंक होगी। तो इस तरीके से वो दे देंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। सिंस द ड्रिंक आर एडिबल, ड्रिंक जो है वो एडिबल यानी कि खाने की चीजें है ना, खा सकते हैं हम उसको, खाद्य पदार्थ है। दूरजी कैन डिसाइड द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक। तो वो ड्रिंक को टेस्ट करके बता सकते हैं। जो एसिडिक होगी वो सार यानी कि खट्टा होगा। क्या होगी? खट्टा होगा टेस्ट में। जो बेसिक होगा वो टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वा होगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल होगा उसका कोई भी स्वाद, नो टेस्ट, कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है। नो टेस्ट यानी कि कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये इस तरीके से बता सकते हैं जो दूरजी है। उसके बाद इफ डोरजी हैज लिटमस इंडिकेटर, अगर उनके पास लिटमस इंडिकेटर है, क्या है उनके पास? लिटमस का इंडिकेटर है, तो वो कैसे बता सकते हैं? वो उसकी मदद ले सकते हैं। ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन ब्लू लिटमस पेपर। तो उसको क्या करना है? तीनों बॉटल्स में से क्या करना है? बॉटल्स का एक एक बूंद डालनी है लिटमस पेपर पे, ठीक है। अगर कलर जो है लिटमस पेपर का चेंज हो गया रेड में तो वो एसिडिक ड्रिंक है। फिर रिमेनिंग ड्रिंक्स में से अगर जो बेसिक होगी, एक बेसिक हो गया, एक क्या हो गया? हमारी न्यूट्रल होगी। तो बेसिक और न्यूट्रल में से भी वो फिर से ड्रॉप डालेगा लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर में। अगर उसका रंग नीला हुआ तो वो बेसिक ड्रिंक होगी, ठीक है। अब जो बाकी बची वो क्या होगी? न्यूट्रल होगी। तो इस प्रकार वो तीनों, ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर्स देयर रिस्पेक्टिव ड्रिंक। इसी प्रकार जो है वो तीनों कस्टमर को वो ड्रिंक जो है सर्व कर सकता है जो उनको चाहिए, यानी कि जिसको एसिडिक चाहिए उसको एसिडिक, जिसको बेसिक चाहिए उसको बेसिक, और जिसको न्यूट्रल चाहिए उसको न्यूट्रल, ठीक है। चलिए, तो इतना कुछ बहुत बड़ा जो है ये क्वेश्चन नहीं था, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन भी ये नहीं था, आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले अपने प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी यानी कि हमारे जो स्टमक है, पेट में जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उससे राहत पाने के लिए एंटासिड टैबलेट लेते हैं। एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं? देखो, जब पेट में क्या होता है, देखो एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वहां पर क्या डालते हैं हम? देखो, तो एसिड और बेस दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा?
उदासीनीकरण हो जाएगा और क्या होगा वहां पर एसिड का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यानी कि जब पेट में जो है एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कोई बेस सॉल्यूशन, कोई बेस जिसको हम, जैसे हम दूध या मैग्नीशियम लेते हैं जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, वो लेकर के एसिड और बेस आपस में मिलकर के उदासीनीकरण हो जाएंगे, जिससे कि हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है। इसीलिए जो है हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं। देखो दिस इज बिकॉज, हम इसीलिए लेते हैं एंटासिड टैबलेट को, क्यों लेते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है यानी कि एसिड की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है तब हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी के दौरान द एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक, यानी कि स्टमक में, पेट में जो है एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। एंड एंटासिड कंटेन वेट, और एंटासिड में क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है? क्षारक की मात्रा होती है। एंटासिड जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, क्षार होता है, जैसे कि हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम दूध या मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एसिडिटी के दौरान जो है पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम और एंटासिड जो होता है उसमें बेस होता है। ठीक है, बेस यानी कि क्षारक की मात्रा होती है। ठीक है, क्षारक होता है। तो these base react with excess of acid and neutralize their effect। तो ये बेस जो है पेट में मौजूद एसिड के साथ रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और उनके इफेक्ट को भी रद्द कर देते हैं। एसिड का जो इफेक्ट होता है उसको रद्द कर देते हैं, जिससे कि हमें रिलीफ यानी कि राहत मिलती है, जिससे कि हमें राहत मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब एसिडिटी बढ़े तो हमें एंटासिड टैबलेट खा लेनी चाहिए, क्योंकि वो पेट में बढ़ी हुई एसिड को अफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिससे कि राहत मिलती है। आगे, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब चींटी क्या करती है, जब चींटी हमें कहीं पर भी हमारी त्वचा में क्या कर ले, काट ले, तो हम जो है कैलामाइन सॉल्यूशन वहां पर, यानी कि कैलामाइन का विलयन वहां पर डालते हैं। क्यों कैलामाइन का विलयन डालते हैं? देखो, जब चींटी कहीं पर भी हमारे क्या करती है, काटती है या डंक मारती है, तो वहां पर वो क्या छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड वो वहां पर छोड़ती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम वहां पर कैलामाइन सॉल्यूशन डालते हैं, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। देखो, चींटी काट रही है तो फॉर्मिक एसिड डाल रही है, एसिड यानी कि अम्ल है। ठीक है, फिर वहां पर हम कैलामाइन का विलयन डाल रहे हैं। अब कैलामाइन के विलयन में क्या है, क्षार, क्षार होता है। ठीक है, अब एसिड और बेस दोनों ही मिल जा रहे हैं, वहां पे न्यूट्रलाइज होकर के हमें इसमें क्या हो रहा है, राहत मिल रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जब चींटी डंक मारती है तो वो हमारे बॉडी में क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड हमारी त्वचा के ऊपर छोड़ देती है। हमारी त्वचा में क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। तो कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है और वो कैसा होता है, क्षारक प्रकृति का होता है, इसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है वो उदासीन हो जाता है और फिर हमें जो है चींटी के डंक से राहत मिल जाती है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट आता है, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से, उद्योग से जो हमारे क्या आता है, वेस्ट आता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है पानी में डालने से पहले। कैसे? क्यों? देखो, जो बड़े फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उसमें क्या होता है, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर हम उसे डायरेक्टली किसी वाटर बॉडीज में, ठीक है, किसी नदी में, झरनों में, ठीक है, किसी नदी में या लेक में, पॉन्ड में अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उस वेस्ट में जो एसिड है उसके कारण उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उन वाटर बॉडीज में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल जो रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। इसीलिए जो है फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उसमें अम्ल होता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, बेस मिला करके यानी कि क्षारक मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, फिर हम उसको वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स होंगे उनके लिए भी कोई खतरा नहीं होगा। चलिए, यानी कि फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, यानी कि फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा अम्ल उसमें होता है। Therefore these waste when thrown directly to water bodies, यही वेस्ट अगर हम इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दें
तो वाटर बॉडीज में रहने वाले जो एक्वेटिव लाइव्स हैं, यानी कि जलीय जीव जंतु है, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। Hence, these waves are neutralized with basic chemicals. इसीलिए इनको बेस केमिकल के साथ मिला करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, फिर डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में। ठीक है, सीधा वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ा जाता, सीधा हम जो है उसको नदी, तालाब, इन जगहों में सीधा नहीं छोड़ सकते, समुद्रों में सीधा नहीं छोड़ सकते। उनको जो है पहले बेस के साथ मिला करके उसके इफेक्ट को उदासीन करेंगे, उसके बाद जो है हम उसको वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो है तीनों हमारे एक जैसे, इसमें लगभग क्या है, देखो तीनों का मेन जो कॉन्सेप्ट है तीनों का, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण करना, यानी कि एसिड और बेस को मिला करके उसके इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं। जिस फिर आगे जो है इसी प्रकार जो है इस क्वेश्चन में तीनों प्रश्नों में जो है एक ही चीज को बताया गया है। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि तीनों में हमने एक ही चीज पढ़ी है। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अब आपने जो है ये नोट कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि तीनों क्वेश्चन में एसिड और बेस के बारे में बात हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण के बारे में पढ़ना, क्योंकि हर एक जगह पे हम देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ ही रहा है, तो वो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। उम्मीद है आपने, आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी होती है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, जितना आपने पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को कीजिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।